चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, यानी फाइनली पर्सनल कंप्यूटर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने हिस्ट्री में जब पढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि हमारे बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर छोटा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ। आज हम लोग देख रहे हैं कि आम घरों में भी हमारे कंप्यूटर पहुंच रहे हैं। जो आम घरों में कंप्यूटर पहुंचे हैं हम उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखा जाए तो आज पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं, कमर्शियल यूज के लिए भी किया जाने लगा। पिछली क्लास में ही हमने बताया था कि पीसी के बारे में परिभाषित किया, हम पर्सनल कंप्यूटर को परिभाषित किया हमने। इसलिए आपने ये देखा पर्सनल कंप्यूटर की क्षमताएं बहुत बढ़ गई। आज जो हम कंप्यूटर खरीदते हैं, सामान्यतः उसकी कीमत 30,000 ही क्यों ना हो, हम उसमें फोटो बनाने का भी काम कर लेते हैं। हम उसी में वर्ड प्रोसेसिंग काम भी कर लेते हैं। हम उसमें डीटीपी का भी काम कर लेते हैं। डीटीपी क्या कहलाता है? डेस्कटॉप ऑफिस, जैसे शादी कार्ड बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, ठीक है ना, कोई चीज प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट्री करना। आप देखिए इतना बड़े लेवल में आप सोच पाएंगे, उतना ही बड़ा आप देखेंगे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। आपके जैसे तहसील में चले जाइए, तहसील में जितने भी शपथ पत्र वगैरह बनते हैं, जितने भी आपके प्रिंट निकलते हैं, जितने भी आपके स्टाम्प निकलते हैं, वो सारी चीजें कहाँ पर्सनल कंप्यूटर से ही निकलते हैं। कुछ खास ऐसा विशेष कंप्यूटर वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, ये बात जरूर से रहती है कि थोड़ा सा आम आदमी भी ये बात जानता है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही वो स्वादिष्ट हो जाएगा, या उतना ही वो मीठा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमारा कंप्यूटर जो खरीदने की बात आती है, वो तो हमारा शुरुआत हो जाता है 20 से 25 हजार में ही शुरू हो जाता है। अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो लगभग 25 हजार से शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी क्षमता थोड़ा सा कम रहती है, ठीक है ना। उसका जो प्रोसेसर होता है वो उतनी ज्यादा क्षमता नहीं रखता है जितना थोड़ा सा महंगा वाला रखता है। तो आमतौर में यदि आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि हमारा परमानेंट कंप्यूटर कम से कम 8 घंटा चलेगा, सुबह 10 बजे से अगर चालू करेंगे शाम को 6 बजे बंद होगा, और फिर लगभग 8 घंटे हो जाते हैं। तो अगर इतना समय दे रहे हैं तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपये वाला कंप्यूटर हमको खरीदना चाहिए। फायदा क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिए, हर जगह ये बातें फिट नहीं होती हैं कि महंगा ही हमेशा अच्छा होता है। लेकिन ये रहता है कि यदि आप कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रखेंगे तो इसकी क्षमता ज्यादा है। अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रखेंगे तो क्षमता ज्यादा अच्छी रहेगी। इस बात को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं दूसरी बातों को। ये बताइए, जो लोग आर्मी में रहते हैं या आर्मी में जिनका एडमिशन हो जाता है, आर्मी में जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या वही लोग बस देशभक्त होते हैं? बाकी लोग जो पतले दुबले हैं, जो थोड़ा सा छोटे हैं, जिनकी हाइट कम है, तो क्या उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होती? होती है। वो भी तो चाहते हैं ना कि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम देश के लिए काम करें। लेकिन एक क्राइटेरिया बना के रखा है किसने? आर्मी ने, कि हमारे यहाँ एडमिट होने के लिए, हमारे यहाँ एंट्री पाने के लिए आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपकी बॉडी का वजन इतना होना चाहिए, आपके अंदर पुशअप्स वगैरह जो भी चीजें रहती हैं, इतना होना चाहिए। वो एक क्राइटेरिया बना के रखा है ताकि हमें कभी जरूरत पड़े तो आप विषम परिस्थितियों के लिए क्षमतावान हों। लेकिन देशभक्ति की बात जो रहती है वो कहाँ रहती है? वो हृदय में रहती है, दिल में रहती है। वो तो किसी भी तरीके से पेश किया जा सकता है, किसी भी तरीके से उस काम को किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर अगर हम खरीदेंगे, सस्ता वाला कंप्यूटर भी हमारा काम करेगा, महंगा वाला भी कंप्यूटर हमारा काम करेगा। लेकिन एक क्राइटेरिया है कि आप जब भी कुछ खरीदने जाएंगे कंप्यूटर, तो आप सोचेंगे भैया क्या काम है या क्या उद्देश्य है आपका। वो क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं ताकि आपको हम ऐसा प्रोडक्ट दें जिससे शिकायत ना आए। जैसे अगर आप बोले मुझे ऑनलाइन का काम करना है पर्सनली, ठीक है ना, तो वो समझ जाते हैं कि यानी ये दुकान खोलेंगे 8 बजे से लेके कम से कम 6 बजे तक, 8 बजे तक, ये 10 से 12 घंटे कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी चीजें चाहिए जो बीच में हैंग ना करने लगे। कोई भी चीज है, आप देखते होंगे जैसे छोटी चीज है, अगर उससे ज्यादा काम करवाएंगे, इसी पंखे को लगातार हम 30 दिन चला दें तो जल जाए। लेकिन चलता है सालों साल। सालों साल पंखा चलता है, नहीं चलता? क्यों चलता है? क्योंकि ब्रेक लेता है। चला बंद हुआ, चला बंद हुआ, चला बंद हुआ, तो उसको क्या सांस मिलती रहती है, ऐसा समझ सकते हो। लोग बोलते हैं ना सांस तो ले लेता है, जब बहुत ज्यादा काम देते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे सांस तो ले लेता है। ठीक है ना, मतलब क्या है, उसको ब्रेक मिलता रहता है, इसलिए उसका जो ड्यूरेशन है या टाइम लिमिट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यही चीजें हमारे किसमें आ गई? पर्सनल कंप्यूटर का, कि पर्सनल कंप्यूटर की आज लिमिट बहुत ज्यादा हो गई है।
लेकिन फिर भी उसका जो दायरा है फिर भी लिमिटेड है। क्यों? जैसे हमने बताया, आपको ये वीडियो मिक्सिंग का काम करना है। वीडियो मिक्सिंग में क्या ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वीडियो को पिक्चर क्वालिटी बढ़ाना है ना। साउंड सिस्टम जैसे आप लोग देखते होंगे कि लोग बात क्या करते हैं, डीजे बजाने के लिए मोबाइल पिन डाल देते हैं तभी डीजे बजता है नहीं बजता। लेकिन यदि उसकी एक्चुअल क्वालिटी में आपको जाना है तो मोबाइल से बजाने में मजा नहीं आएगा। आपको क्या, मिक्सर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें साउंड कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। कोई चीज बेवजह नहीं है, ये बात दिमाग में रखिए। आप एक पैसा लग रहा है तो पैसा सूट कराएगा, चाहे वो 80% ही करे। साउंड कार्ड लगाओगे आप अपने, दूसरी बात एक बताते हैं। मैं इन चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि यदि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ब्रॉडली सोचना है। ब्रॉड लेवल में सोचेंगे तब जाके चीजों को आप प्रॉपर ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आपको भी कोई चीज को किसी न किसी को देना है ना, आज नहीं तो कल, हो सकता है कापियों में देना हो। किसी को लिखेंगे जब सामने वाला प्रभावित होगा तब आपको प्रॉपर नंबर देगा, अन्यथा वो सामान्य चीजें दे देगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, लिख लीजिए आप, यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कैसा लिखिए। दिखाई दे रहा कलर, क्या दूसरा कलर करें? ये तो ज्यादा प्रॉपर, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेस, वर्ड प्रोसेस या वर्ड प्रोसेसिंग भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यदि हम कुछ लिखने से संबंधित काम करना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हैं, तो हम किसकी मदद लेंगे? पर्सनल कंप्यूटर में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा लिखिए, डीटीपी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि यदि आप घर बैठ के बहुत सारा प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं, शादी का प्रिंट करना, न्यूज़पेपर बनाना, ठीक है ना, और आपके क्या है फोटो से संबंधित डिजाइन करना, ये सारा काम आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला लिखिए, फोटो एडिटिंग, ये भी काम हम कर सकते हैं। लिखा हमने। तीसरा काम है फोटो एडिटिंग का भी हम काम कर सकते हैं। छोटे छोटे फोटो जैसे फोटो बनाने का हम कर लेते हैं। ठीक है ना। अगला लिख लीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग और डीटीपी हो गया, फोटोशॉप हो, इंटरनेट। इंटरनेट मतलब क्या है? हम अपने पर्सनल कंप्यूटर से इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। नेट के माध्यम से हम क्या गूगल सर्च भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री हमारे किस में आ जाएगी? वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है ना। अगला लिख लीजिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं, सामान्य दुकानें हैं, वो अपने ग्राहक से संबंधित सारे काम कर सकते हैं। ग्राहक से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ग्राहक की डिटेल रखना, एक्सेल में रख सकते हैं। ग्राहक जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो एज ए कस्टमर हैं, उनके पापा मम्मी हमारे अभिभावक हैं, ग्राहक हैं कि नहीं है, उनसे संबंधित जानकारी अगर हमको रखना है तो हम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, लिखिए।
डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, लगभग लगभग पर्सनल कंप्यूटर में जितना भी काम आप देख रहे हैं, जितना भी काम आप देख रहे हैं, वो सारा काम पर्सनल कंप्यूटर वाला ही देख रहे हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ये भी हमारा पर्सनल कंप्यूटर से ही होता है। ऑफिस मैनेजमेंट ये भी हमारा हो सकता है। ऑफिस में क्या क्या काम हो रहा है, कितना काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हमें टास्क दिया गया है, हमें कितना फायदा हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, एक साल में कितना काम दिया गया है, ये सारा का लेखा लेखा देखा जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर में होता है। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ पूछना है बताइए, कोई सवाल। अलग पर्सनल कंप्यूटर के नीचे चलो, तो बात हमें किस बारे में करना है, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न भाग जो हमारे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमने अपने कंप्यूटर को देखा है तो उसमें बहुत सारी डिवाइसेस पहले से लगी हुई। अगर बेसिक बात किया जाए तो उसमें हमारी चार चीजें रहती हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। ये बेसिक चार डिवाइसेस, ठीक है ना। मॉनिटर जिसको देखते हो आप, कीबोर्ड यानी जिससे आप टाइपिंग करते हैं, माउस यानी जिससे आप पॉइंटर का काम करते हैं, और एक बगल में डब्बा रखा रहता है उसका नाम क्या है। चार चीजें हमारी बेसिक चीजें होती हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, पर्सनल कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा अन्य डिवाइस जैसे स्कैनर, मॉडम, प्रिंटर इत्यादि पर आधारित। यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है बेसिकली सीपीयू, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड और माउस, आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर, इन सब का क्या होता है, संग्रह होता है। आमतौर में आप इन्हीं चीजों को देखते हैं। साथ में ज्यादातर क्या देखेंगे, प्रिंटर देख लेंगे, उसी के साथ स्कैनर देख लेंगे, या फिर कुछ और चीजें, साउंड सिस्टम देख लेंगे। साउंड सिस्टम मतलब स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का क्या कहलाता है, वो हमको बाहर कर रहा है किसी सूचना को, गाना बाहर कर रहा है, गाना बाहर कर, इसलिए क्या कहता है आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा अगर बात किया जाए, यानी ये तो हमारी बेसिक चीजें होंगी पर्सनल कंप्यूटर में जुड़ी रहती हैं। इन्हीं में हमारा होता है जो इनपुट डिवाइस होता है, उसमें होता है कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड माउस, मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, सीपीयू होता है हमारा, क्या होता है सीपीयू काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा ये काम होता है, ये एक्चुअली आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। अब शुरू होगी हमारी कहानी किसके बारे में, पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर विभिन्न भाग के बारे में। पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न भाग, तो जो हमारे सामने कंप्यूटर रहता है उसमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं। तो सबसे पहला नाम आप दे सकते हैं किसका, मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का, सीपीयू का, स्कैनर का, प्रिंटर का। ये लगभग बेसिक बेसिक चीजें होती है, ठीक है ना। फिर अगर आप देखें सीपीयू के अंदर हमारा होता है मदरबोर्ड। सीपीयू के अंदर ही हमारा क्या होता है, मदरबोर्ड किसे बोलते हैं, क्या होता है। हाँ एक्चुअली क्या होता है, मदरबोर्ड आपको मोबाइल में, मदरबोर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, जहाँ थोड़ा बहुत भी ऑटोमेशन का काम हो रहा है, वहां पर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, तार का इस्तेमाल किया जाता है ना। शुरुआती दौर में जैसे मान लीजिए बल्ब जलाना, क्या करना है,
बल्ब जलाना है तो तार एक जगह से सोर्स पॉइंट से जोड़ेंगे और एक जगह बल्ब में जोड़ेंगे, तब जलता था तार, बल्ब जलता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसी चीजों को व्यवस्थित करके एक बोर्ड में तार की रेखाएं निकाल दी। बेसिक चीज आप देखे होंगे, किसी ने चाहे सस्ते वाले मोबाइल को टूटा हुआ देखा हो, चाहे टीवी को खुला हुआ देखा हो, चाहे इसमें रिमोट में भी होता है। रिमोट टूटा हुआ देखेंगे या तो उसके अंदर क्या है, जहाँ बटन दबती है वहां पर सफेद सफेद लाइनें दिखाई देती है। दिखाई एक्चुअली वो लाइनें क्या है, लाइन एक्चुअल में तार, लाइन क्या है जेट। आप भी ये बात जानते हैं बटन से बल्ब कैसे जलता है, जब दोनों तार जुड़ जाते हैं, सर्किट पूरी हो जाती है तभी वो जलता है ना। तो जो आप बटन दबाते हैं, बटन क्या लगा रहता है, ग्रेफाइट। क्या लगा रहता है, जो पेंसिल होता है, पेंसिल ग्रेफाइट का होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। जैसे ही बटन दबाया तो क्या हो गया, वो दोनों तार टच हो गए, दोनों तार क्या हो गए, उसका काम हो गया। इसीलिए तो बल्ब जलने लगता है। और दूसरी बात, इसमें जैसे आप लोग स्विच की बात करें, फैन वगैरह में, बल्ब वगैरह, इसमें क्या होता है, बटन जब आप चालू करते हैं तो दोनों पार्ट को क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो सर्किट पूरा हो जाता है, बल्ब आपका, फैन आपका चलने लगता है। जैसे बटन बंद करते हैं वैसे क्या हो जाता है, बचपन में आपने कई बार बटन का कटपुट कटपुट करने के लिए उसका खराब बटन का इस्तेमाल भी किया होगा शायद। ऐसा करते थे ना हम लोग, हर बच्चा करता है, तो उसको मजा आता है। लोग तो उसको लगता है मुझे कोई जादू वाली चीजें मिल गई, जिससे बटन चालू करो बंद करो चालू करो, आवाज भी करता है वो। ठीक है ना। हम लोग ने बचपन में जो एक तो सीटी आया करती थी, सीटी में क्या, कटपुट 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 कट, वो क्या, टीने को बैंड कर दिया जाता था। उसमें भी अगर जब आप ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़े होंगे, हर खिलौना हमको सिखाता है, हर खिलौना हमको सिखाता है। एक घटना बताएंगे आपको। मैं जिस खिलौने की बात करूँ, समझ रहे हो आप, उस समय वो 1 रुपए में मिलता था। कैसे वो, एकदम जैसे मेढा का मुंह खुलता है ना, वैसे रहा करता था, टीवी का बना रहता था, दबाओ कट कट फुट, आवाज करता था। मिला है कभी खिलौना, देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा आप लोगों ने। टीने से बनता था वो, टीना में टीने का हिस्सा इतना बड़ा, उसमें लगा रहता था, उसको ऐसे फिक्स किया जाता था कि बच्चा ये दबाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई चीज बैंड रहेगी तो आवाज करेगी ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताइए, घर में टीना लगा होगा, चाहे सामने लगा हो चाहे कहीं ना कहीं लगा होगा, उसमें पैर रखते तो आवाज क्यों करता, कमजोर की वजह से नहीं, वो अपनी स्थितियों से बदलाव नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप उसके ऊपर पैर रखें। ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसे बैंड हो जाती हैं, उसको अपनी जगह ले जाओ फिर वो अपनी जगह आ जाएगा, उसको सीधा करो फिर वो अपनी जगह हो जाएगी। तो बीच में क्या करेगा, वो आवाज करेगा। तो जो थोड़ा सा टाइट वाले चद्दर होते हैं ना, उनको, उनका इस्तेमाल उस चीज के लिए किया जाता है। उसी टेक्नोलॉजी का या उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वो बनाया जाता था। अब चूंकि तो सस्ता हो गया, बच्चों को मजा नहीं आता, मोबाइल के आगे तो अच्छा नहीं लगता। एक घटना बताते हैं, ये चीजें अभी बिकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बैलून को फुलाते हैं, फूल जाता है फिर वो बहुत तेजी से आवाज करता है, उसमें लगा रहता क्या, उसको गाँव में भाषा टिकली बोलते हैं। ठीक है, सीटी लगी रहती है। क्या बोला मैंने, एक तरफ से पाइप से जब फूकोगे तो नहीं आवाज करेगा, जब वो बैलून फूल जाएगा फिर छोड़ दोगे तो बहुत तेजी से आवाज करेगा। ये तो देखा होगा ना आप लोगों ने, ये वाला खिलौना। हुआ क्या कि यहाँ देवगांव मेले वाला क्षेत्र है, मेले वाले क्षेत्र में क्या हुआ कि यहाँ पर वो उसी स्टाइल में लेके आए। खरीदा हम लोग 5 रुपए में, उसमें मिलता था, लेकिन 5 रुपए महंगा था। मिलता 5 रुपए में था, लेकिन उस समय आज से 25 साल 30 साल पहले महंगा था। मैं 35 साल का, मैंने 5 साल का रहा हूँ, 7 साल का, 10 साल का जाते जाते, तो 20 साल पहले 5 रुपए में तो महंगा था। तो क्या हुआ कि एक तो खरीदा हमने, फाइनली उसको टूटना ही था, क्योंकि उसमें बैलून लगा था। बैलून का 20 बार खुला के सुझा दीजिए और फिर से उसको शांत कर दीजिए, बेचारा अपने टूट जाएगा। फाइनली वो फूट गया, फिर क्या हुआ, कोशिश करके हम लोगों ने मुंह से बचाने की कोशिश की, लेकिन एक आइडिया है, मैं आपके सामने बता ही ले रहा हूँ कि जब तक कनेक्टिंग नहीं समझेंगे हम लोग, तब तक चीजों को सीख नहीं पाते। 5वीं क्लास में नवोदय की भी मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, उसमें मानसिक योग्यता के चैप्टर रहता है, 20 चैप्टर रहते हैं मानसिक योग्यता। उसमें एक चैप्टर ऐसा रहता है, कौन सी चीज को कहाँ से मिक्स कर सकते हैं।
कौन सी चीज को कहाँ से फिक्स कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, पेन का इस्तेमाल हमने लिखने के लिए किया है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, दांत खोलने के लिए करते हैं, बालों में लगाने के लिए करते हैं, या बहुत सारे टूल्स मैंने बता दिया। तो क्या हुआ, वो फाइनली टूट गया, गोल गोल रहता है। एक्चुअल में क्या है, हम लोगों के घर के पीछे तालाब है। आप लोग भी तालाब से परिचित होंगे, कभी बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं हुए हो, ठीक है ना। तो तालाब में एक अपने से ही घास उगती है, उसको बोलते हैं क्या, जो आप लोग पूजा में खाते हैं चावल, फसही वाला, वो अपने से उगता है, उनकी कोई खेती नहीं करता है, ठीक है ना, और तालाब में ही होता है। तो फसही का जो चावल का पेड़ होता है, वो क्या होता है, चावल के पेड़ की जैसा होता है। और उसमें देखोगे तो थोड़ा सा पाइप रहेगी, फिर गांठ रहेगी, फिर पाइप रहेगी, फिर गांठ रहेगी, ऐसा रहता है, देखा आप लोगों ने। उसी स्टाइल में मैं जो बता रहा हूँ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप समझिए। तो वो क्या हुआ, वो जब हम लोग वहीं जाया करते थे खेलने, तालाब के पीछे वहीं खेलते थे, जो भी चीजें हैं, बहुत सारे दोस्त रहकर। तो वहां से हमने उसको तोड़ा, तो देखा तो वो एकदम सेम किसके जैसा था, जैसे ही मुझे पास में उसमें थॉट में लगा के रखा। लेकिन एक चीज थी, क्या चीज थी, एक तरफ बंद था, और जहां से बंद था उसमें मतलब केक स्टाइल में कटा था, केक स्टाइल में कटा था, या तलवार स्टाइल में कटा था। मान लीजिए ये है ना वो पाइप, तो ये आधे से ऐसे कटा था। कैसे कटा था, अब इसको काट तो नहीं सकते हम, समझना। यहाँ से कट मारेगा, नीचे जाएगा, और यहाँ से आके छोड़ देगा, पूरा अलग नहीं था। मतलब अब इसको उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे फिर चला जाए, ऐसे उठाएंगे तो फिर चला जाए, ऐसे उठाएंगे तो छोड़ेंगे फिर चला जाए। समझ पा रहे हैं क्या हुआ होगा, बीच में तो होल है ना, बीच में क्या है, होल। आपने कट मारा ऐसे, ऐसे कट मारा, ऐसे कट मारा, तो पूरा कट नहीं मारना है, वो फिक्स रहा है, बचा रहेगा, लेकिन ये ऐसा बन जाए जैसे जी होता है जी। ये स्टाइल किसमें थी, जो पहले से वो बना के ले आए थे, 5 रुपए में बेचा करते थे, बैलून वाले। और उसी स्टाइल से हमारे मुंडन भी होता है, मंदिर में होता नहीं होता। तो वहीं से क्या मिल गया हम लोगों को, प्लेट। क्या मिल गया, प्लेट, यानी काटने के लिए कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, उस ब्लेड से हमने उसको वो सेक दिया, और जब फूंक मारे तो बजने लगा। यानी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम क्यों बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि यार उसके जैसी चीजें अगर दूसरी बना देंगे, तो वो भी उसी जैसा आवाज करने लगे। और एक्चुअल में आज तक की मैं बात बता दूं, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, पहली बात तो गलती से हुए हैं 99%। और दूसरी बात, हर इन्वेंशन में किसी न किसी के कमजोरी का फायदा उठाया गया। किसकी कमजोरी का, जो एलिमेंट उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बल्ब का आविष्कार हुआ, उसमें तार के कमजोरी का फायदा उठाया गया है। नहीं समझ में आई बात। टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है, मालूम है हम लोगों को, और सबसे ज्यादा प्रतिरोध करता है वो, और इसी वजह से वो जलने लगता है, स्पार्किंग करने लगता है। और ये स्पार्किंग की वजह से सब होता है, बल्ब जलता है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आपको मालूम है, जो श्री रामचंद्र जी के जमाने में पुल बनाई गई थी, वो किसी की कमजोरी को फायदा उठाया गया था। किसका, उन पत्थरों को चुना गया था जो नहीं डूबते। ये उस पत्थर की कमजोरी थी। पत्थर की क्या खासियत है मुझे बताइए, पानी में एक उस पत्थर की कमजोरी क्या थी। एक बार और कमजोरी का इस्तेमाल किया गया, मैं बताता हूँ। दुर्योधन को सब जानते होंगे, जानते हैं दुर्योधन को, बताए कि नहीं बताए, मैं बताऊँ, बताए। क्या हुआ कि इन लोगों ने, अर्जुन और मतलब पांडवों ने एक कार्यक्रम किया, तो उसमें दान देना था। क्या देना था, दान देना था। स्टोरी एग्जैक्ट जब आप किसी कथावाचक के माध्यम से या किसी और के माध्यम से सुनोगे, तो और पर्टिकुलर चीजें पता चलेगी। तो घटनाक्रम क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। क्या हुआ कि पांडव और कौरव दोनों पहले साथ में थे, भाई भाई थे सभी लोग। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ मतलब कार्यक्रम किया, उसमें दान देना था।
क्योंकि पांडवों के पास संसाधनों की कमी थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने बोला कि ऐसा करो, आप दान देने वाला काम कौरव इसको दुर्योधन को देते। बोले कैसे करते हो गुरु जी, बात क्या कहते हो, वो तो एक ही आदमी को पूरा दे देगा। क्या करेगा वो, एक आदमी को ही पूरा दे देगा, दूसरे को हम कुछ दान में दे ही नहीं पाएंगे। कोई भी सामान लगा उठा के सब दे देगा। वो तो चाहता है कि हमारा, हमको अपमान सहना पड़े। आप भी कोई कार्यक्रम करते हो, जब पूजा पाठ करते हो तो प्रसाद इतना बनाते हो, 2 4 10 20 लोग ज्यादा भी आ जाए तो चीजें फुलफिल हो सके। और कोई ऐसा आदमी बैठा दो जो एक ही बार पन्नी की पन्नी भर के देने लगे, तो पूछेगा क्या सब लोगों को, तकलीफ होगी ना आपको। अंदर से आप लोग पता नहीं किससे बैठा दिया, अब उसको भगा भी नहीं सकते। अब दुर्योधन को बैठाने के बाद क्या भगा सकते थे वो लोग। तो कृष्ण जी ने बोला ऐसा करो, दान करने का काम दुर्योधन से करवाओ। तो अर्जुन और फिर उनके 5 पांडव को, उनमें थोड़ा सा संकोच इस बात का आया कि उनको दे तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दान करने में, सारा का सारा सामान दान करने के लिए ही है। लेकिन वो एक ही आदमी को, 2 ही आदमी को, 10 आदमी में वो सब खत्म कर देंगे, बाकी लोगों से हमें अपमान सहना पड़ेगा, बाकी ब्राह्मणों को हमें खाली हाथ लौटाना पड़ेगा। तो बोले कि मैं हूं ना, मैं जो बोल रहा हूँ करो। उनकी बात तो कोई काटता नहीं था, उन्होंने खाली ऐसा किया। दुर्योधन से जो उम्मीद की गई थी उन्होंने वही काम किया। दुर्योधन से क्या उम्मीद थी कि वो एक ही आदमी सारा सामान दे देगा, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बांटने की कोशिश किया, किसने, दुर्योधन ने। और वो जितना ही बांटते अंदर उतना ही भर जाता, डबल हो जाता। वो जितना ही देते दूसरे को उतना अंदर भर जाता, डबल हो जाता। एक्चुअल में ये बात समझ में नहीं आई किसी को। यद्यप दुर्योधन को भी ये बात नहीं समझ में आई कि मैं बांट रहा हूं यहाँ बढ़ रहा है, बांट रहा हूं यहाँ बढ़ रहा है। एक्चुअल में दुर्योधन को श्राप, दुर्योधन क्या था, श्राप। क्या श्राप था, तुम जितना ही दान करोगे, श्राप या वरदान जो भी समझते, वरदान होता है, जितना दान करोगे तुम्हारी संपत्ति वगैरह जो भी है वो उतनी डबल होती जाएगी। ये बात दुर्योधन को खबर, किसको मालूम था, श्री कृष्ण। यहाँ पर एक चीज बात ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण जी ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। चीजों को शब्दों में ना जाइएगा, ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको पता चल जाए अपनी कमजोरी का फायदा उठाना, तो फिर आप श्रेष्ठ को दूसरा होगा। कहानी बहुत सारी है, ठीक है। श्री कृष्ण जी को भी एक साधु जी श्राप देने वाले थे, ये बात मालूम है आपको। महाभारत खत्म हो गया, उसके बाद श्री कृष्ण जी जब जाने लगे कहाँ, अपने घर, तो बीच में एक सोचे चलो इनसे हम ऋषि मुनि से मिल लेते हैं। उन्होंने बोला मैं तुमको श्राप देना चाहता हूँ, श्राप देता हूँ, तुम्हारी वजह से पूरा ये क्या नाम, महाभारत होगा, नहीं तो तुम जाके रोक सकते, तो रुको जरा। श्री कृष्ण जी ने क्या बोला, रुकिए साहब, रुकिए रुकिए, आपको शायद एक बात मालूम नहीं, आपको एक बात मालूम नहीं है कि जो श्राप है ना, वो उधर से इधर नहीं आता, इधर से उधर जाता। जो श्राप है वो उधर से इधर नहीं आता, इधर से उधर जाता। मैं चाहूंगा तो लूंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं लूंगा। वो तो मैं यहाँ पर मान रखने के लिए श्राप ले लेता हूँ। विष्णु जी को जो श्राप दिया था नारद जी ने, उन्होंने लिया था, वो भी उनका मान रखने के लिए, इसलिए उन्होंने इन्वॉल्व किया। और जिस श्राप को मैं चाहूंगा तो उसको वरदान में बदल दूंगा, बदला का उन्होंने नहीं बदला। कौन सा था, पुल बनाते समय श्राप का उन्होंने वरदान में इस्तेमाल किया, बताओ। नल नील को श्राप था, जो चाहे जो भी सामान फेंक दो, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल कहाँ किया, तो वरदान साबित कर दी ना उन्होंने। देखो बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं अभी इस पॉइंट में बहुत कम बात किया हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई यही है कि यदि हमको ये बात पता चल जाए कि हमको कौन सी कमजोरी का कहाँ इस्तेमाल करना है, हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथ बना लेंगे। ठीक है, आज ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों का टारगेट है, इसलिए बाकी बातें करते हैं। ओके, आज के लिए
ठीक है।